मैं मुबीन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज मैं वर्णमाला के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो डाइट का एंट्रेंस दे रहे हैं या बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं या किसी अन्य पेपर में जिसमें भी अगर हिंदी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें जानना है कि वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और अयोगवार स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। अब इसमें अलग से आएगा कि दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर और बाद में बताएंगे कि फिलहाल में है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11। उसके बाद व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33। इसके बाद आता अयोगवार। तो अयोगवार का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो किसी के साथ योग नहीं करते अर्थात किसी के साथ नहीं मिलते, इन्हें अयोगवार कहा जाता है और इनकी संख्या केवल 2 है। एक विसर्ग और ये दूसरा अनुस्वार, अर्थात विसर्ग और अनुस्वार। क्वेश्चन में आएगा कि अयोगवार इनमें से कौन है, तो हमें बस 2 जानना है, एक विसर्ग और दूसरा अनुस्वार। अब प्रश्न आता है कि व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब है स्पर्श व्यंजन, इनकी कुल संख्या, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है और इन्हें कुल 5 वर्गों में बांटा जाता है। और अंतस्थ की संख्या कुल 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। इस तरह से कुल संख्या हो गई 33। अब हम अलग अलग बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। तो क ख ग घ ङ अर्थात क वर्ग, दूसरा च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और क्वेश्चन आएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है। फिर पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछेगा अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4, य र ल व। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है, श और ह। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, जिनको हम अलग से काउंट करते हैं। वे अक्षर हैं जो 2 वर्णों को मिलकर बनते हैं। जैसे श में है क, हलंत का मतलब आधा क और पूरा श मिलकर के छ बनते हैं। और त्र, जिसमें आधा त और पूरा र मिलकर के त्र बनता है। और ज्ञ, आधा ज और य मिलकर के ज्ञ बनता है। अब हम लोग वर्णमाला के उच्चारण स्थान के लिए पढ़ेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो याद रखना है कि उच्चारण स्थान कुछ निश्चित हैं, एक कंठ, एक तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब बात करते हैं हम सबसे पहले, हमने बताया था स्पर्श व्यंजन। अब इसमें क वर्ग क ख ग घ ङ, इन क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो कोई प्रश्न आ जाए कि क का उच्चारण, ख का उच्चारण, ग कुछ भी आ जाए इसमें, तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। और इसके साथ साथ अ और आ, इनका भी उच्चारण कंठ से। तो पहला हो गया कि कंठ से क्या क्या उच्चारण होता है, तो क वर्ग पूरे और अ और आ। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि च वर्ग च छ ज झ ञ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, तो किससे होता है, तालु से। और इसके साथ साथ ई और बड़ी य और श, ये अलग से याद रखना हमें कि 2 स्वर य और श, इसका उच्चारण भी हमें तालु से याद रखना है। तो च वर्ग पूरा, उसके साथ साथ ई और बड़ी य और श, इसका उच्चारण स्थान तालु से है। फिर आता है ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें याद रखना है री, र और श। तो इसका मतलब कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो मूर्धा से। अब प्रश्न कुछ भी आ सकता है, ट ठ ड में कोई उपवर्ण दे देगा और पूछेगा इसका उच्चारण स्थान। तो जो भी ट वाले वर्ग में है उनका सबका उच्चारण स्थान मूर्धा से। इसके अलावा हमें री याद रखना है और उसके साथ साथ र और श। फिर प्रश्न आता है त वर्ग त थ द ध न, सारे त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है अर्थात दांत की सहायता से होता है। और इसके साथ साथ हमें याद रखना है ल और स, ल और स का उच्चारण स्थान भी दंत से है। अब आता है प वर्ग प फ ब भ भ म, प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ अर्थात ओष्ठ से। और इसके साथ साथ 2 स्वर हैं उ और बड़ा उ, इनका उच्चारण भी कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से।
अब प्रश्न आता है सबसे एक अलग वर्ण है व, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो वह एक अलग वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत से और ओष्ठ अर्थात दोनों की सहायता से होता है। इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो दो स्थानों से होता है, तो वह एकमात्र स्थान वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है। और ह का उच्चारण स्थान कंठ से ही होता है, तो ये भी एक अलग वर्ड है, इसलिए इसको भी याद रखना है कि ह का उच्चारण स्थान कंठ से। इसके साथ साथ ए और ऐ ये क्या है, संयुक्त स्वर है अर्थात ये मिश्रित स्वर है। तो ए और ऐ इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। कंठ और तालु कैसे, अगर याद रखना है कि ए कैसे बना तो अ प्लस ई, अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। उसी तरह से ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, कैसे, ओ बना है अ से प्लस बना है उ से, अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, अर्थात ओ और औ किससे बना है, कंठ ओष्ठ से। अब प्रश्न निकालने से आता है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। तो अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनको बोलने में बहुत कम प्राण या श्वास की आवश्यकता होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब याद कैसे करना है, तो किसी भी वर्ग की शुरुआत हम अल्प से करना है। जैसे क अल्प हो गया, उसके बाद आएगा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। तो इसका मतलब 1 3 और 5, तो 1 3 5 यह अल्प प्राण, और जो बाकी बचा 2 और 4 ये महाप्राण। तो याद रखना नहीं है, अल्प प्राण मतलब अर्थात क से शुरुआत करना है, तो पहला शुरुआत करेंगे अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, चौथा फिर महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। तो याद रखना है कि 135 अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। और उसके साथ साथ अंतस्थ, अंतस्थ मतलब य र ल व, ये भी क्या है, अल्प प्राण। और यहाँ महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा मतलब ख और घ। इसके साथ साथ उष्म वर्ण श श और ह, ये इन तीन मतलब चारों का उच्चारण स्थान कहाँ से है, महाप्राण। तो एक बार दोबारा सुनना है कि अल्प प्राण महाप्राण क्या है। तो अल्प प्राण क से शुरू करना है, तो पहला हो गया अल्प, फिर उसके बाद महा, फिर अल्प, फिर महा। तो इस तरह से 135 अंतस्थ अल्प प्राण, 24 और उष्म वर्ण महाप्राण। तो ये हो गया आपका उच्चारण स्थान और अल्प प्राण।